तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। आज हम समझेंगे कि डेवलपर्स आखिर वो भरोसेमंद प्रोडक्शन रेडी एआई एप्लीकेशन बनाते कैसे हैं जिनमें हैलोसिनेशन यानी गलत जानकारी देने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये दुनिया है एडवांस्ड RAG की, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सच कहूं तो ये तकनीक एआई के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम एक 5 चरणों वाली पाइपलाइन पर नजर डालेंगे। हम बेसिक RAG की सीमाओं से शुरुआत करेंगे और फिर हाइब्रिड सर्च, री-रैंकिंग, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन और आखिर में इन सिस्टम्स के इवैल्यूएशन तक का सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की, बेसिक RAG की सीमाएं। देखिए, जब एआई को मेडिकल या लीगल जैसी गंभीर जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है तो वहां रिस्क बहुत बड़ा होता है। CDC ने अपने एक पॉलिसी पेपर में हैलुसिनेशन को बड़ा ही सटीक नाम दिया है, विश्वसनीय लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत दावे। यानी ऐसी बातें जो सुनने में तो एकदम सच लगती हैं लेकिन असल में पूरी तरह गलत होती हैं। अब सोचिए, चिकित्सा या कानून के क्षेत्र में जहां एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, वहां एक साधारण एआई का पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। इस बात को समझने के लिए जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। मिस्ट्रल 7B मॉडल पर किए गए टेस्ट्स में वनीला LLM का फेथफुलनेस यानी तथ्यात्मक सटीकता का स्कोर सिर्फ 0.35 था। बेसिक रैग ने इसे बढ़ाकर 0.62 तो कर दिया, लेकिन एडवांस्ड रैग ने सीधे 0.80 का असाधारण स्कोर हासिल किया। ये साफ तौर पर बताता है कि अगर हमें सच में एक रिलायबल सिस्टम चाहिए तो एडवांस तरीके अपनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेज की तरफ, हाइब्रिड सर्च और रैंक फ्यूजन। सटीक जानकारी ढूंढने के लिए हम सर्च का दायरा कैसे बढ़ाएं? यहीं पर रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन या RRF काम आता है। सोचिए, अगर आप वेक्टर सर्च के 0.85 कोसाइन सिमिलैरिटी स्कोर को कीवर्ड सर्च के 12.4 BM25 स्कोर से मिलाने की कोशिश करें तो ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा होगा, है ना? दोनों का स्केल ही अलग है। RRF इस प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व करता है। ये इन अलग अलग स्कोर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि लिस्ट में उस डॉक्यूमेंट की रैंक क्या है। RRF का फॉर्मूला एकदम सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। स्कोर निकालने के लिए बस 1 को K प्लस रैंक से डिवाइड कर दिया जाता है। ये कच्चे नंबर्स के बजाय डॉक्यूमेंट की पोजीशन को प्रायोरिटी देता है, जिससे अलग अलग सर्च मेथड्स के रिजल्ट्स को बहुत स्मूथली मर्ज किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फॉर्मूले में ये K क्या है। दरअसल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे 60 पर सेट किया जाता है। ये एक बैलेंस डायल की तरह काम करता है। ऐसा करने से होता ये है कि किसी एक लिस्ट में पूरी तरह से नंबर 1 होने का जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो कम हो जाता है। इसके बजाय सिस्टम आम सहमति यानी कंसेंसस को ऊपर रखता है। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट वेक्टर सर्च और कीवर्ड सर्च दोनों में अच्छी रैंक ला रहा है तो वो विनर होगा। इस तरह किसी एक सर्च इंजन के अजीबोगरीब रिजल्ट्स या आउटलायर्स खुद ब खुद बाहर हो जाते हैं। इसे हाइब्रिड अप्रोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है RAG फ्यूजन। ये पूरी पाइपलाइन कुछ ऐसे काम करती है। सबसे पहले LLM ओरिजिनल सवाल को 3 से 5 अलग अलग तरीकों से फिर से लिखता है। फिर इन सभी सवालों को एक साथ कीवर्ड और वेक्टर सर्च में भेजा जाता है और लास्ट में RRF के जरिए इन सारे रिजल्ट्स को मिला दिया जाता है। इससे हमें बहुत ब्रॉड रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही जो जानकारी टॉपिक से भटक रही होती है वो नेचुरली फिल्टर आउट हो जाती है। चलिए अब आते हैं तीसरे स्टेज पर, द री-रैंकिंग स्टेज। यहाँ हमारे पास 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, बाय एनकोडर्स और क्रॉस एनकोडर्स। बाय एनकोडर्स बहुत फास्ट होते हैं। वे लाखों डॉक्यूमेंट्स को चुटकियों में स्कैन कर सकते हैं, लेकिन वे गहराई से शब्दों का मतलब नहीं समझते। वहीं क्रॉस एनकोडर्स थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन उनका काम बहुत सटीक होता है। वे डीप सिमेंटिक अटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि वो सवाल और डॉक्यूमेंट के बीच के असली रिश्ते को बहुत बारीकी से समझते हैं। इसीलिए 2 स्टेज आर्किटेक्चर इतना सक्सेसफुल है। इसे आप नदी की रेत में से सोना छानने जैसा समझ सकते हैं। सबसे पहले बाय एनकोडर का इस्तेमाल करके एक बड़ा जाल फेंका जाता है और टॉप 100 संभावित रिजल्ट्स निकाल लिए जाते हैं, जिसे हम ओवर रिट्रीवल कहते हैं। उसके बाद क्रॉस एनकोडर उस लिस्ट को एकदम बारीकी से छानता है, स्कोर करता है और सिर्फ टॉप 5 या 10 सबसे काम के टुकड़े ही हमारे लैंग्वेज मॉडल तक जाने देता है।
इस फर्क को समझने के लिए जरा इस डेटा पर ध्यान दीजिए। ऑल मिनी एलएम जैसे बाई एनकोडर्स 10 लाख डॉक्यूमेंट्स को खोजने में सिर्फ 15 मिलीसेकंड लगाते हैं और लगभग 65 से 80% एक्यूरेसी देते हैं। दूसरी तरफ क्रॉस एनकोडर्स को सिर्फ 20 डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने में 50 से 150 मिलीसेकंड लग जाते हैं। जाहिर है ये धीमे और महंगे हैं, लेकिन ये एक्यूरेसी को सीधे 85 से 90% तक पहुंचा देते हैं। जब बात बिना गलती के सटीक जवाब देने की हो तो ये एक्स्ट्रा टाइम और कंप्यूटेशन पावर लगाना बिल्कुल सही सौदा है। अब बारी आती है चौथे स्टेज की, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन फॉर फोकस। आपको पता ही होगा कि हर लैंग्वेज मॉडल की एक लिमिट होती है, एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। अगर आप उसमें बहुत सारा कचरा डाल देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन का सीधा सा काम यही है, सिर्फ वो जानकारी निकालो जो काम की है और बाकी का सारा ध्यान भटकाने वाला टेक्स्ट मॉडल तक पहुंचने से पहले ही डिलीट कर दो। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पढ़ रहे हैं और बीच बीच में बिल्कुल ही बेतुकी बातें लिखी हों। क्या होगा? आपका ध्यान भटकेगा ना, आप भूल ही जाएंगे कि मेन टॉपिक क्या था। मजे की बात यह है कि अत्याधुनिक एआई के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब उन्हें गैर जरूरी और लंबा टेक्स्ट थमा दिया जाता है तो वो मेन सवाल से पूरी तरह भटक सकते हैं। तो इसे फिक्स कैसे करें? डेवलपर्स इसके लिए LangChain के डॉक्यूमेंट कंप्रेसर टूलकिट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ बड़े कमाल के टूल्स हैं, जैसे LLM चेन एक्सट्रैक्टर। ये सिर्फ वही लाइनें निकालता है जो आपके सवाल से मैच करती हैं। एम्बेडिंग्स फिल्टर उन पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को ही ड्रॉप कर देता है जो सिमिलैरिटी के एक तय थ्रेशोल्ड से नीचे होते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट कंप्रेसर पाइपलाइन इन सभी फिल्टर्स और एक्सट्रैक्टर्स को एक साथ जोड़कर एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना देती है जो फालतू डेटा को पूरी तरह साफ कर देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी स्टेज पर, रैग सिस्टम की क्वालिटी का मूल्यांकन। बिना किसी इंसान के चेक किए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है? इसके लिए रागाज फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है जो 3 मेन बातों को मापता है। पहला, फेथफुलनेस, यानी जो जवाब आया है क्या वो पूरी तरह से दिए गए सोर्स डॉक्यूमेंट पर ही बेस्ड है। दूसरा, आंसर रेलेवेंस, क्या जवाब ने सीधे उस सवाल का उत्तर दिया जो पूछा गया था। और तीसरा, कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस, यानी मॉडल को जो टेक्स्ट दिया गया था क्या वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट था या उसमें फालतू बातें भी थीं। इवैल्यूएशन को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर हम LLM से इवैल्यूएशन का आउटपुट सिंपल टेक्स्ट के बजाय JSON फॉर्मेट में मांगते हैं तो रैगा स्कोर की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा टेक्निकल ट्विस्ट है, लेकिन सिस्टम की रिलायबिलिटी पर इसका असर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इन सब बातों को समेटते हुए हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एडवांस टेक्निकें रैग को तो लगातार बेहतर बना ही रही हैं, लेकिन सोचिए, जैसे जैसे ये सिस्टम स्केल करेंगे और इन्हें अरबों डॉक्यूमेंट्स एक साथ हैंडल करने होंगे, तब जीरो हैलोसिनेशन यानी बिल्कुल 100% परफेक्ट एआई तक पहुंचने के लिए हमें किन नई चुनौतियों को पार करना होगा? ये जनरेटिव एआई के भविष्य का वो रोमांचक रास्ता है जहां अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है।